Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी वीरभूम के एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। इस लेक्चर के अंदर मैं 2014 का जो पेपर हुआ था एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस का विश्व भारती का, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं उसके पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बता देता हूं। जो पहले आया करता था उसमें 20 क्वेश्चन आया करते थे, यानी कि 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। टाइमिंग मिलता था 90 मिनट्स, 1.5 घंटा, है ना, ये टाइमिंग मिलते थे और 20 क्वेश्चन आते थे। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, रीजन बीइंग कि जो पेपर्स मेरे को मिले हैं, जहां से भी पेपर आए हैं, वो पूरी तरह से दिख नहीं रहे हैं। उनमें क्वेश्चन बहुत पुराने पेपर हैं, तो जितने क्वेश्चन मैं समझ पाया, जितने मेरे को दिख रहे हैं, वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले जिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें पहले। और जो भी नए व्यूअर हैं, जो भी वीडियो को देखेंगे, प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। ये वीडियोस विश्व भारती के यूनिवर्सिटी के लिए जितने यूजफुल होंगे, उतने ही जो जादवपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होगा या कैलकाटा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके लिए भी उतने ही यूजफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है, उस क्वेश्चन में बोला गया है अ लेजर बीम ऑफ इंटेंसिटी 50 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर ना, जो इंटेंसिटी दी हुई है वो है 50 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉल्स ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर। तो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर है। फॉर एन और 1 घंटे के लिए इसके ऊपर गिरता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एवरेज फोर्स निकालना है। सबसे पहले परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर के लिए जो एवरेज फोर्स की वैल्यू हो गई वो हो गई 2E/c, जहां E की वैल्यू हो गई, E मतलब होता है एनर्जी। तो ये E जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनर्जी। और ये जो C है, ये C क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। तो अब मेरे को क्या करना है, इस 50 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बनाना है, मेरे को एनर्जी बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को सेंटीमीटर स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, है ना। तो ये लिखा हुआ है 50 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मेरे को ये सेंटीमीटर गायब करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को गायब करने के लिए मैं इसको 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया 50 इंटू 0.5 वॉट। मैं आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना समझा रहा हूँ कि यूनिट पकड़ के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वॉट जो होता है वो होता है जूल पर सेकंड। तो सेकंड हटाने के लिए उसको सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड को हटाने के लिए उसको सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। आपको टाइम दिया है 1 आवर। 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकंड्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3600 से। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या बन गई, जूल बन गई। जूल, वॉट होता है जूल पर सेकंड, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, जूल पर सेकंड में। यहां पर आपको ये वैल्यू रखनी है। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 50 इंटू 0.5 इंटू 3600 और ये कितना हो गया 3 इंटू 10 पावर 8, 3 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारे पास 6 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर जो तुम्हारे पास आएगा वो आएगा 6 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ए। इस तरह से आपको करना है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद है और उसके बाद इसको कन्वर्ट करने की दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे यूनिट पकड़ के भी कन्वर्ट कर सकते। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी IIT जैम के लिए। और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको
1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल इनसाइड द डीज ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन है। साइक्लोट्रॉन के केस में उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो होती है एन क्यू वी, जहां एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स वो एक्सेलरेट कर रहा है ना, नंबर ऑफ टाइम वो घूम रहा है उन डीज के अंदर, तो वो एन है। क्यू का मतलब हो गया चार्ज का जो बेसिक मैग्नीट्यूड है वो उसकी वैल्यू, और वी का मतलब हो गया वोल्टेज। उसके बाद ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1/2 बी स्क्वायर, बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, क्यू स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर, आर का मतलब हो गया रेडियस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ऑन एम। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो आर मैक्स है, यहां से आर मैक्स प्रोपोर्शनल बनेगा किसके, वो प्रोपोर्शनल बनेगा एन पावर हाफ। तो आर यानी कि रेडियस जो है वो एन पावर हाफ के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन दोनों को इक्वेट करना है ना, इनको इक्वल करना है आपको, और इक्वल करोगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द रेशो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, इसको मैंने लिख लिया एच अपॉन एम वी। फिर कॉम्पटन वेवलेंथ जो होती है उसको हम लिखते हैं एच अपॉन एम नॉट सी। यहाँ एम नॉट जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं, हमें रेशो किसका निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉम्पटन वेवलेंथ से। तो डी ब्रोगली लैम्बडा अपॉन कॉम्पटन लैम्बडा सी, इसको हमने लिखा एच अपॉन एम वी, और ये कितना हो गया, ये हो गया एम नॉट सी अपॉन एच। तो एच से एच कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, और यहाँ से जो m है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो ये हो गया लैम्बडा अपॉन लैम्बडा सी, ये हो गया एम नॉट सी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एम नॉट, और यहाँ पर ये v एज इट इज है, और ये वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी तो ऊपर चला जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो गया, तो लैम्बडा अपॉन लैम्बडा सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई सी बाय वी स्क्वायर माइनस 1, सी बाय वी स्क्वायर माइनस 1, यानी कि जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है, उस क्वेश्चन में बोला है एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो इसका जो डाया है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है 500, वो बाउंड ओवर लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, द सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू नॉट म्यू आर सोलेनॉइड के लिए, ये होता है N1 N2 अपॉन L और इंटू ए। यहाँ पर N1 इक्वल्स टू हो गया N2, तो ये हो जाएगा N स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू डालनी है हमें, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। एयर कोड है तो एयर कोड के लिए म्यू आर की वैल्यू हो गई 1, एन का स्क्वायर है यानी कि 500 स्क्वायर पाई, आर स्क्वायर करना है, आर कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 स्क्वायर। तो उसके बाद लेंथ, लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 30 इंटू 10 पावर माइनस। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.05 मिली हेनरी। ये सारे जो है मैंने सॉल्यूशन करे हुए हैं, कैलकुलेशन मैंने कर ली, तो फिर मैं आंसर आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप इसको एक बार कैलकुलेशन चेक जरूर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 3 कैपिलरीज ऑफ लेंथ 8L, ये लेंथ है 8L, ये जो लेंथ है वो हमें गिवन है कितनी, 8L है, 0.2L and 2L with radii R, 0.2R and 0.5R respectively are connected in series। तो पाइप जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये 3 पाइप दे रखे हैं, अलग अलग रेडियस है, एक की रेडियस है R, एक की जो रेडियस है वो है 2R 0.2R, और जो एक है उसकी रेडियस है 0.5R यानी कि थोड़ा सा बड़ा है। तो ये 3 अलग अलग पाइप हैं, एक की जो लेंथ है वो है 8L, दूसरे की जो लेंथ है वो है 0.2L, और तीसरा वाला जो है उसकी जो लेंथ है वो है 12। तो सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट पाइप हो गया वो ये वाला पाइप हो गया। हमें इस पाइप के अंदर प्रेशर निकालना है। तो पाइप सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज कनेक्शन के लिए क्या होता है, इनका जो फ्लो रेट है इन सभी पाइप से वो क्या होगा, सेम होगा। तो फॉर सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन के लिए क्या होगा, इनका जो फ्लो रेट है वी, वी का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम फ्लो रेट,
वो फ्लो रेट सबकी सेम होगी और वो कितनी होगी, पाई पी आर पावर 4 ऑन 8 ईटा एल। ईटा हो गई विस्कोसिटी कांस्टेंट। यहाँ पर हम तीनों के लिए अलग अलग बना लेंगे। अलग अलग बनाने से मतलब है, एक बार मैं V1 लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा, पाई P1 R4 ऑन 8 ईटा और ये हो जाएगा 8L। इसी तरह से एक बार मैं लिख लूंगा, ये V तो कांस्टेंट रहेगा, एक बार लिख लूंगा किसके लिए, एक बार लिख लूंगा 2 के लिए, तो ये हो जाएगा पाई P2। और यहाँ पर सेकंड केस में जो रेडियस है वो कितनी हो गई है, 0.2, ये हो जाएगा 0.2 पावर 4 ऑन ये हो जाएगा 8 ईटा और ये हो जाएगा 0.2L। और थर्ड केस में हम इसको कैसे लिखेंगे, पाई P3 और ये हो जाएगा 0.5 आर पावर 1 बाई पावर 4, यहाँ पर भी आर है ना, और ये हो जाएगा 8 ईटा और ये हो जाएगा 2L। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इनको, इक्वेट करेंगे, एक बार इनको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से P1 एंड P2 में रिलेशन बनाएंगे, एक बार इनको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम P2 एंड P3 में रिलेशन बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर को हम कैसे लिखेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहाँ से P1 जो है वो P2 के फॉर्म में यहाँ से लिख दोगे और P3 को यहाँ से लिख दोगे। जब ये करोगे तो ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी तुम्हारे पास वो बनेगी 825 ऑन 625 P2, ये वैल्यू बनेगी। और ये वैल्यू बनेगी तो आपको निकालना है P2, तो P2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 625 P ऑन 825। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 33, 25 अपॉन 33, जो कि आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, मास अटैच टू एंड ऑफ स्ट्रिंग मूव्स ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल एंड स्ट्रिंग passes through the hole in the table. Initially the mass moves in a circle. Mass moves in a circle with kinetic energy E naught, and the string is then slowly pulled until the radius of the circle is halved. A mass attached to one end of the string moves in frictionless table and string passes through the hole in the table. Initially the mass moves in a circle. मास जो है वो सर्किल में मूव करता है। मतलब ये कुछ ऐसी कहानी है कि ये एक टेबल है, यहाँ कोई होल बना हुआ है और यहाँ पर रखा हुआ है मास, यहाँ पर रखा हुआ है मास, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और यहाँ से ये रस्सी पास हो रही है, ठीक है। तो इनिशियली मान लेते हैं इसकी रेडियस है आर, तो ये जब खींचा जाता है तो ये एक सर्किल में घूमने लग जाता है। फिर इसकी जो लास्ट पोजीशन बनती है वो लास्ट पोजीशन लेट सपोज कुछ ऐसी हो जाती है कि इसकी जो सर्किल की रेडियस है वो कम हो जाती है। वो कितनी हो जाती है, लेट सपोज आर प्राइम हो जाती है और अब वो सर्किल है वो ऐसा बन जाता है छोटा, तो सर्किल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो हमें बताना है कि वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेट सपोज वो है हाफ एम वी एफ स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है, हाफ एम वी आई स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि ये सर्किल में घूम रहा है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट यानी कि L इक्वल्स टू एम वी आर, L इक्वल्स टू एम वी आर। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि I जो होता है वो किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर। I जो है वो किसके इक्वल होता है, एम आर स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, इसको कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने लिखा हाफ, यहाँ से लिखा मैंने m, ये फाइनल वेलोसिटी को मैंने लिख दिया v2 और फाइनल जो रेडियस है उसको लिख दिया मैंने r2 ना, फाइनल जो रेडियस है उसको लिख दिया मैंने r2, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर में ऑलरेडी है। तो यहाँ पर भी मेरे को बैलेंस करने के लिए नीचे m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और किससे करना पड़ेगा, r2 स्क्वायर से। सेम कहानी मैंने यहाँ करी। तो यहाँ क्या बनेगा, हाफ, ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा r1 स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, mr1 स्क्वायर। ओवरऑल जब मैं इसको देखूंगा तो ये ऊपर क्या बन गया, L बन गया, एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो गया L स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया, ये हो गया 2i2 माइनस ये हो गया L स्क्वायर अपॉन 2i1। अब I1 जो है वो R1 स्क्वायर है और I2 जो है वो कितना होगा, MR2 स्क्वायर। अब हमें ये गिवन है, क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि R2 इक्वल्स टू R1 बाय 2। तो R2 इक्वल्स टू R1 बाय 2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा MR1 स्क्वायर बाय 4। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो I2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, I1 अपॉन 4।
तो मैं यहाँ से ये रिलेशन को अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 4l² अपॉन 2i1 और ये भी क्या हो जाएगा l² अपॉन ये कितना है i1 ना, ये 2i1 है यहाँ पर, ये कितना है 2i1, तो ये कितना हो गया W इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3l² अपॉन 2i1। अब इनिशियल एनर्जी जो है वो हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें इनिशियल एनर्जी E0, W की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3E0। हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3E0, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3E0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें बोला गया है द नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले इसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्बडा, ये 2 और ये हो जाएगा माइनस लैम्बडा और इसको कर दिया मैंने 0 के इक्वल। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 3 माइनस लैम्बडा और ये हो गया माइनस लैम्बडा, ये हो गया -4 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा -3 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर और -4 इक्वल्स टू 0। लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा -4 इक्वल्स टू 0, इसके करने में फैक्टर, फैक्टर करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा और प्लस लैम्बडा -4 इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा -4 प्लस 1 और ये क्या आ गया लैम्बडा -4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो रूट आए, लैम्बडा इक्वल्स टू 4 और लैम्बडा इक्वल्स टू -1। एक बार मैं लैम्बडा इक्वल्स टू 4 के लिए क्या निकालूंगा आइगन वेक्टर, व्हेन लैम्बडा इक्वल्स टू 4, लैम्बडा इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा 2 2 2 2 और -4 और ये हो गया x y और ये किसके इक्वल 0 0। तो यहाँ से इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सबसे पहले तो ये क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा -1 2, ये बन रहा होगा 2 -4 और ये बन गया x y इक्वल्स टू ये हो गया 0 0। इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो ये बनेगा -x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, दोनों इक्वेशन सेम सी बनेंगी। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ गया 2y। यहाँ से अगर मैं वेक्टर को देखूँ तो x1 जो वेक्टर है वो कुछ बन रहा होगा k और ये बन रहा होगा 2k। अब इसकी मैं क्या निकालूंगा, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर निकालना है। नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, डैगर, डैगर मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2k और ये k। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगानी है। नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, x डैगर x इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 2k k और ये हो जाएगा 2k k इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/√5, x1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/√5 और ये हो गया 2 और 1। तो ये हमारे पास एक आइगन वेक्टर आ जाएगा जो कि ऑप्शन मेरे को दिख भी रहा है, कौन सा C दिख रहा है ना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और सिमिलरली आप वैल्यू निकाल सकते हैं किसके लिए, और लैम्बडा इक्वल्स टू -1 और लैम्बडा इक्वल्स टू -1 उसके लिए भी आप वैल्यू निकालेंगे तो आपका ऑप्शन जो C है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। होपफुली जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JAM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JAM के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JAM एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।